जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 2024 में कंडक्ट होने वाली है, और जो पीसीएस परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो लॉन्च किया है उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज हमारा सेक्शनल टेस्ट 1 है पॉलिटी का, जिसको हम लोग डिटेल में अच्छे तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, जो नीचे दिया गया है इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बता दिया जाए। उसमें 6th क्लास से लेकर के 12th तक एनसीईआरटी बैच है, जिसका शुल्क जो फीस है वो 1399 रुपए में कंप्लीट है। ठीक है, इसमें आप लोगों को नोट्स, आपको मॉक टेस्ट, कंप्लीट लेक्चर, आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, हमारा यूपीएससी को लेकर के 2024 और 25 को लेकर के, यानी 25 को टारगेट किया जाएगा, 2 साल का बैच है। इसमें एनसीईआरटी, प्रीलिम्स और मेंस, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ऑप्शनल इंक्लूड रहेगा, जो कि 25,000 जिसका फीस है, और जो कि 4 इंस्टॉलमेंट में आप लोग पे कर सकते हैं। ठीक है, और यूपीएससी 2024 के लिए जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसका फीस आप लोगों का 2,099 रुपए है, और यूपीपीसीएस के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है वो 11,999 रुपए। और कोई भी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 1199 रुपए उसका फीस है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को लगभग 30 प्लस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज सभी उसी में इंक्लूड करके प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, पूरा उनका सोल्यूशन डिटेल में रहेगा, उसके साथ उनका वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी वैलिडिटी भी आपकी लाइफ टाइम तक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है, इसमें आप लोगों को 90 तो चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाएंगे, 90 प्लस में ही होंगे। ठीक है, 50 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होंगे, 100 सेक्शनल टेस्ट हैं, 25 इसमें प्रीवियस ईयर के टेस्ट होंगे, 30 फुल टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके अलावा 22 सेक्शनल टेस्ट हैं जो कि पीवाईक्यू पे बेस्ड होंगे, 20 सी सेट के टेस्ट रहेंगे, 50 करंट अफेयर्स के टेस्ट रहेंगे। यानी कि टोटल इसमें जो आपको फीचर्स मिलेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर वो 350 यानी कि 350 प्लस टेस्ट रहने वाले हैं। पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा विद सॉल्यूशन, और वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों का इसमें रहेगा। रिवीजन शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे टॉपिक वाइज सभी के लिए, जिसका फीस मैंने बताया कि 2,099 रुपए है। और जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो इस नंबर पे पेमेंट करके, आपको जो पेमेंट स्लिप है, जो फीस का स्लिप है, वो आप स्क्रीनशॉट हमें इस पे शेयर कर दीजिएगा अपने नाम के साथ में। पेटीएम, फोन पे या गूगल पे किसी से भी आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो पहला टेस्ट है हम लोगों का, जो टेस्ट कंडक्ट कराया गया है उसका जो वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग जो है डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट 1 है, और जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, स्वतंत्रता के विचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, नकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध पूर्ण स्वतंत्रता से है, जिसमें कोई भी बाहरी सत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सेकंड है, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास में कम बाधाओं की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों से संबंधित है। तो उपरोक्त कथनों में से या उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए, याद रखिएगा, यहां इसने बात की है किसके? स्वतंत्रता के विचार को लेकर के, स्वतंत्रता के विचार को लेकर के। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता, इसका जो रिलेशन है, जो संबंध है, केवल अहस्तक्षेप के जो अनुअलंघनीय जो क्षेत्र होते उनसे होता है, ना कि इस क्षेत्र के बाहर यानी कि समाज की स्थितियों से नहीं होता है। यानी कि एक न्यूनतम क्षेत्र है जो पवित्र कह सकते हो, जिसमें व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी कि गैर हस्तक्षेप के न्यूनतम क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो ये मान्यता है कि मानव स्वभाव और जो मानवीय गरिमा है उसको एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जहां व्यक्ति दूसरे से बिना किसी बाधा के कार्य कर सके। यानी कि ये क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए, या इसमें क्या होना चाहिए, या यह चर्चा का विषय है और ये बहस का विषय बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हस्तक्षेप न करने का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी अधिक स्वतंत्रता होगी। यानी कि इसके विपरीत बिल्कुल हम लोग बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता,
उसके जो तर्क होंगे उनका संबंध स्वतंत्रता के विचार को समझाने से होता है, यानी कि वे उस उत्तर के उत्तर में है, यानी कि मुझ पर शासन कौन करता है, जिसका आदर्श उत्तर हम लोग कह सकते हैं कि स्वयं पर शासन करता हूं। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है चर्चाओं की एक लंबी परंपरा है, जिसकी खोज रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरबिंदो यानी कि उन लोगों से भी की जा सकती है जो इन विचारकों से प्रेरणा लेते हैं। यानी कि इसका संबंध व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध होते हैं उनकी स्थितियां, प्रकृति, इन सबको देखने और इन स्थितियों में सुधार करने से है, ताकि व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है उसके विकास में कम समस्याएं हो, कम बाधाएं हो। यानी कि व्यक्ति उस फूल की तरह होता है जो तब खिलता है जब मिट्टी उपजाऊ होती है और सूरज कोमल होता है और पानी पर्याप्त होता है और देखभाल नियमित होती है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन इसके हमारे ठीक है। ठीक है ना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किस आदेश की स्वीकृति को आवश्यक बुराई कहा जा सकता है? किसको आवश्यक बुराई कहा जा सकता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, निवारक निरोध, तीसरा है मानव तस्करी पर रोक और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा अस्पृश्यता इसका उन्मूलन जो है समानता सुनिश्चित करने का अधिकार है और मानव तस्करी का निषेध शोषण के विरुद्ध क्या है, एक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निवारक निरोध। ठीक है, निवारक निरोध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अस्पृश्यता का उन्मूलन समानता सुनिश्चित करने का अधिकार है और मानव तस्करी इसका निषेध जो है शोषण के विरुद्ध क्या है, एक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की आधिकारिक भाषा मानी जाती है? आधिकारिक भाषा मानी जाती है अंग्रेजी, हिंदी या सभी अनुसूचित भाषाएं? तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब आधिकारिक भाषाओं की इधर बात की जा रही है। आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के तहत देखोगे तो भारत का संविधान भारत सरकार की आधिकारिक भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी गई जो हिंदी है उसके साथ साथ अंग्रेजी के रूप में भी नामित करता है। भारत के संविधान के द्वारा घोषित कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक उद्देश्य जैसे कि संसदीय कार्यवाही हो गई, न्यायपालिका हो गई, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके बीच संचार के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 यानी कि अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता शब्द का सही अर्थ दर्शाता है? समानता शब्द का सही अर्थ दर्शाता है। इसने पहला दिया है कि व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंधों का अभाव, सेकंड है समाज में किसी भी वर्ग को विशेष सुविधाओं का अभाव, तीसरा है आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव न करना और फोर्थ है व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। तो याद रखना, व्यक्तियों की जो गतिविधियां हैं उन पर प्रतिबंधों का अभाव और व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना क्या है, स्वतंत्रता है। आर्थिक कारकों के आधार पर देखोगे तो लोगों के बीच भेदभाव करना आर्थिक न्याय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग को विशेष सुविधाओं का अभाव। ठीक है, विशेष सुविधाओं का अभाव। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निवारक हिरासत के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निवारक हिरासत के संबंध में पहला दिया है किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। सेकंड है किसी व्यक्ति को निकट भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी। तीसरा है किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर अधिकतम 3 माह तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। चौथा है केवल शत्रु एलियंस
को ही हिरासत में लिया जा सकता है, मित्रवत एलियंस को नहीं। तो याद रखना, निवारक निरोध का मतलब क्या है। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को अदालत के द्वारा मुकदमे या फिर संबंध के बिना हिरासत में रखना। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति को हम लोग कहें तो उसको पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। यानी कि केवल एहतियाती उपाय है और संदेह पर आधारित है। यानी नागरिक और विदेशी दोनों ही उम्मीदवार और निवारक। आर्टिकल 22 आर्टिकल अनुच्छेद 22 को देखा जाए तो उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है, उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है जिसे निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। यानी कि किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार कोई विस्तारित ध्यान देने के लिए पर्याप्त कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे और हिरासत के कारणों के बारे में बंदी को सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि जो तथ्य जनहित के विरुद्ध है उसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यानी कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नजरबंदी आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, 1, 3 और 4। ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अभी भी वैध है। भाग 3 में अनुच्छेद 91(1)(c), भाग 4 में अनुच्छेद 43(b), भाग 9वीं में अनुच्छेद 243(z) से 243(z)(t)। तो सही विकल्प चुने। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है उसके कुछ प्रावधान जो थे उनको रद्द कर दिया था। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटता है। यानी कि 2011 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और 2012 से इसको लागू किया गया था। संविधान में बदलाव से अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन हुआ है और अधिनियम ने सहकारी समितियों को सुरक्षा प्रदान की और उनसे संबंधित भाग 4 और भाग 9b में देखोगे तो अनुच्छेद 43b भी उसमें डाल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया बहुमत के फैसले में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सहकारी समितियां शामिल हैं उन पर संविधान के भाग 9b को रद्द कर दिया और ये माना गया था कि भाग 9b अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) उसने राज्य सूची की जो प्रविष्ट 32 के तहत अपनी जो सहकारी क्षेत्र है उस पर राज्य विधानसभाओं की विशेष विधायी शक्ति को महत्वपूर्ण और पर्याप्त रूप से प्रभावित भी किया है। और ये केवल तभी तक मान्य है जब तक कि वो अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुराज्य सरकारी समितियों से संबंधित है, रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2, ठीक है ना। तीसरा वाला हमारा बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में बंधुत्व की अवधारणा को किस प्रकार व्यक्त किया गया है। एकल नागरिकता, कानून का समान संरक्षण, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना नागरिक का कर्तव्य है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। याद रखिएगा, बंधुत्व का अर्थ, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। यानी संविधान एकल नागरिकता की प्रणाली पर या प्रणाली के द्वारा बंधुत्व की इस भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है वो इस बात को कहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह होगा कि वो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय जो विविधता है इनसे परे भारत के सभी लोगों में सद्भाव और समान भाईचारा, ठीक है, उसकी भावना को बढ़ाए, उसका बढ़ावा दे। क्योंकि प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि बंधुत्व को 2 बातें कहनी होंगी। कौन कौन सी? एक तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी कि व्यक्ति की गरिमा इस चीज को इंडिकेट करती, दर्शाती है कि संविधान न केवल भौतिक बेहतरी सुनिश्चित करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखता है, बल्कि ये भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, बिल्कुल पवित्र है। क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश की हम लोग बात करें तो राष्ट्र की एकता की जो मनोवैज्ञानिक और जो क्षेत्र यानी कि दोनों जो आयाम हैं इनको समाहित करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के
आप लोग जानते हो कि भारत को राज्यों का संघ के रूप में उसको वर्णित करता है। इसका मतलब यह है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, याद रखिएगा, उसको कोई अधिकार नहीं है। और कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण समानता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है आर्टिकल 14 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। कानून का समान संरक्षण, ये इसका गलत, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, ये इसका गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 395 भारत के संविधान के प्रारंभ से संबंधित है। यह निम्नलिखित में से किस कानून को समाप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन। सही कोड चुने। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 395 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में प्रमाणिक पाठ और निरसन, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935, बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले जितने भी अधिनियम थे उनके साथ, लेकिन प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1914 का उन्मूलन शामिल नहीं है, उसको इसके द्वारा निरस्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और इसने दिया है पहला, गोपनीयता का अधिकार, के.एस. पुट्टास्वामी यानी कि सेवानिवृत्त और अन्य बनाम भारत संघ, नफरत फैलाने वाला भाषण अमिश देवगन बनाम भारत संघ, भूल जाने का अधिकार भारत संघ बनाम एसोसिएशन लोकतांत्रिक सुधारों के लिए। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है इसमें से? देखो, पहले हम लोग बात करें किसकी, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले के बारे में। ठीक है, तो 2017 में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भूल जाने का अधिकार निजता के व्यापक अधिकार का एक हिस्सा था। यानी कि आर्टिकल 21 के तहत देखोगे तो निजता का अधिकार, और आंशिक रूप से आर्टिकल 40 के तहत देखोगे तो गरिमा के अधिकार से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा बिल्कुल सही है। बात करें अमीश देवगन बनाम भारत के बारे में हम लोग जो है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नफरत फैलाने वाला भाषण बहुलवाद के लिए प्रतिबद्ध राजनीति में समानता के अधिकार को अस्वीकार करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड वाला भी ठीक है। बात करें भारत संघ बनाम एसएसएन के बारे में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस 2002 के लिए यह माना गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें न केवल सूचना व्यक्त करने, प्रकाशित करने, प्रचारित करने, उसके प्रचार का या प्रसार का अधिकार शामिल, बल्कि सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो ये वाला तीसरा वाला गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में इसने कहा है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम। तो आपको पता है कि वर्तमान में 10 राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, इनमें 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं। और संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से रिलेटेड है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में जनजाति बस्तियों को 5वां या 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं लाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में इसने कहा है कि संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 8 निम्नलिखित प्रावधानों में से नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। तो पहला दिया है भारत में निवास करने वाले व्यक्ति, दूसरा है लोग पाकिस्तान से पलायन कर गए, तीसरा है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, चौथा है 8वीं अनुसूची की भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। तो सही विकल्प का चयन करें। तो याद रखिएगा
नकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध अगर हम लोग बात करें, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसका जो संबंध है, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, देखो जैसे कि वर्तमान में मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी, और दूसरा हुआ क्या था, इसने पूछा है कि संविधान के भाग 2 के तहत पूछा है इसने हमसे। भाग 2 के तहत, अगर भाग 2 के तहत बात करोगे तो अनुच्छेद 5 से 8 तक की नागरिकता से संबंधित क्या क्या है, तो देखो भारत में निवास करने वाले व्यक्ति, लोग पाकिस्तान से पलायन कर गए, लोग पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में लौट आए, और भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची वाली जो बात है ये इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद के पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति होगी, यानी कि कुछ शर्तों को पूरा करने पर केंद्र सरकार के द्वारा प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जिनमें से एक संविधान की हम लोग कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा जो है उसका पर्याप्त ज्ञान भी दर्शाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? अनुच्छेद 14, 19, 21 और 32 सही कोड का यूज करें। तो याद रखना अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार, किसका अधिकार? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 आप लोगों को पता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 21 की बात करें तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। इनको लोकप्रिय रूप से भारतीय संविधान के स्वर्ण त्रिकोण के रूप में जानते हैं, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और कानून के शासन की अवधारणा में जीवंतता का संचार करते हैं, यानी कि इन अधिकारों को एक नागरिक के जीवन को हम लोग कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चलाने के लिए बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। स्वर्ण त्रिभुज व्यक्तियों को उनके अधिकारों पर किसी भी अतिक्रमण से पूर्ण सुरक्षा प्रोवाइड करता है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें दिया है सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत एक अलग अधिकार के रूप में वर्णित नहीं किया गया था। सेकंड में कह रहा है कि संविधान स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, तो सूचना के अधिकार को याद रखिएगा, सूचना के अधिकार को जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 21 के भाग के रूप में वर्णित किया गया है, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता इसको समाप्त करता है और अपराध कानून के अनुसार दंडनीय भी है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बेगार यानी कि जबरन श्रम करवाना, काम करवाना और अन्य समान प्रकार के जो जबरन श्रम है उन पर रोक लगाता है, और इससे संबंधित अपराध कानून के अनुसार क्या है? दंडनीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों इसके कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव की विधि निम्नलिखित में से कौन सी थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, तीसरा है रियासतों द्वारा मनोनीत, और चौथा है आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा मनोनीत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा मनोनीत। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा आर्टिकल 51, आर्टिकल 51AH की हम लोग बात करें तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो दूसरी चीज याद रखना, यहां आर्टिकल को हटाइए इसको भी, क्योंकि आर्टिकल की यहां बात थोड़ी सी हम लोग बाद में करेंगे। ये कह रहा है इस चीज को
इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मुस्लिम, सिख और जनरल जैसे 3 प्रमुख समुदाय जो थे, इनके प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की विधि होती है उसके द्वारा समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुख के द्वारा नामित किया जाना था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर इसलिए होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वैज्ञानिक सोच विकसित करना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति आयोग का आदेश, एक मौलिक कर्तव्य, एक नई शिक्षा नीति का विषय, एक नई शिक्षा नीति का विषय, ठीक है। तो आर्टिकल 51AH की बात कर ली जाए अब यहां पे। इसकी जो बात है इसमें क्या है कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना, इन सबको विकसित करने के लिए इसमें कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मौलिक कर्तव्य को, एक मौलिक कर्तव्य यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव और इन सब चीजों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता, आर्टिकल 32 के तहत राहत में कोई बाधा नहीं है। सेकंड में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत उपलब्ध है तो पीड़ित पक्ष को पहले उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। तो कौन सा कथन या कौन से सही है इसमें से? तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 32 है या संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल 32 की बात करोगे तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रोवाइड करता है। जहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता आर्टिकल 32 के तहत राहत में कोई बाधा नहीं है इसमें, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी सुनाया था कि जहां आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत उपलब्ध है वहीं पीड़ित पक्ष को पहले उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि नए राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला दिया है भारत में नए राज्यों के गठन के लिए आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। दूसरा है नए राज्यों के निर्माण का विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही पेश किया जा सकता है। तीसरा है संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो भारत में संघ स्वतंत्र राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं था, यानी किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो सच्चे संघीय देश के विपरीत राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए राष्ट्रीय सरकार को उदार शक्ति दी गई थी। आर्टिकल 4 में देखोगे प्रावधान है कि साधारण बहुमत से और सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा संसद जो है अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संविधान में निर्धारित है उसमें संशोधन की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरे बिना राज्य बना सकती है, नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। ऐसा कानून बनाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसे कि उद्देश्य के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति अपनी सिफारिश देने से पहले विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजता है जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन है उनसे प्रभावित होने वाला है, ताकि राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट अवधि जो होगी उसके भीतर परिवर्तन पर जो है अपने विचार व्यक्त कर सके। हालांकि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता। सेकंड है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। तीसरा है भारत से बाहर जाने की आजादी। तो उपरोक्त में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के बाहर है? ठीक है, भाग 3 के बाहर है। तो याद रखिएगा भाग 3 के बाहर जो अधिकार है भाई, कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जाएगा। कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संभोग मुक्त, ठीक है ना,
और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये सब जो है इसके बाहर के अधिकार हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक, केवल एक। ये जो है इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, इसके बाहर है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। धर्म के बाहर या धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, अस्पृश्यता, जबरन मजदूरी कराना, बाल श्रम की रोकथाम। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आपको पता है कि भाग 3 में कुछ ऐसे अधिकार शामिल हैं जो न केवल राज्य के विरुद्ध बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15(2) को देख लीजिए, सार्वजनिक रिसोर्ट स्थानों तक पहुंच और उपयोग से संबंधित जो है उसमें समानता, संबंध में समानता। आर्टिकल 17 आप लोगों को पता है 17 के बारे में कि अस्पृश्यता का निषेध है। आर्टिकल 18(3) को देखेंगे, ठीक है, तो विदेशी उपाधि स्वीकार करने पर रोक है। आर्टिकल 23 मानव व्यापार का निषेध। आर्टिकल 24 खतरनाक रोजगार में बच्चों के रोजगार का निषेध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी के सभी इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी मूल रूप से संविधान में मौजूद है। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन, सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करें। तो सही विकल्प का चुनाव करें। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1976। उसमें 4 डीपीएसपी अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जिनमें से एक अनुच्छेद 39 है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों पर सुरक्षित करना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 देकर अकॉर्डिंग देखोगे तो राज्य को जितने भी बच्चे उनको 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, केवल 3। तो ये थे आज के आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट 1 जो था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोगों को सभी विषयों के सेक्शनल टेस्ट करवाए जाएंगे और मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का डिटेल बता ही दिया है और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं या नंबर पर आप लोग हमें संपर्क करके वहां भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सेक्शनल टेस्ट हैं जिसमें हम लोग सेक्शनल टेस्ट में 20-20 क्वेश्चन ही रखेंगे। ठीक है, बाकी जो डिटेल आप लोगों ने स्टार्टिंग में बताई गई थी वो समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आए होंगे क्वेश्चंस आप लोगों को। बाकी आप लोगों को जो सेकंड टेस्ट सीरीज रहेगा उसका भी डिटेल जल्दी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगले टेस्ट के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।